लॉकडाउन खुलने के बाद से ही रोज पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इसलिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है। आज लगातार 21वें दिन तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। डीजल 21 पैसा तो पेट्रोल 25 पैसा महंगा हुआ है। दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो पेट्रोल 80 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आज लगातार चौथे दिन डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ गए हैं। पवन, आखिर लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? लगातार इतना इजाफा हो रहा है। एक समय होता था कि डीजल पेट्रोल से बहुत सस्ता होता था, अब तो डीजल पेट्रोल को पार कर रहा है। लोग कैसे ले रहे हैं इसे? बिल्कुल साक्षी, लोगों का ये आक्रोश है, सरकार के खिलाफ ये आक्रोश है कि आखिर वजह क्या है कि लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि जहां तक उत्पादन की बात है, उत्पादन तो हो रहा है। कोरोना सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ढुलाई के दामों की कीमत बढ़ रही है, और जब ढुलाई की कीमत बढ़ रही है तो रोजमर्रा के सामानों के दामों में कीमत बढ़ रहे हैं। यानी सब्जी हमारे घरों में आती है उसके भी दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार दामों में बढ़ोतरी यहाँ पर हो रहा है, तो जनजीवन इससे परेशान है। लोगों का यही कहना है कि आखिरकार दाम स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में इतनी तेजी से छलांग कीमतों में नहीं हो पा रही है। जब हमारे ट्रक एसोसिएशन से हमारी बातचीत हुई थी, उनका यह कहना था कि लॉकडाउन में ट्रक जो है ढुलाई नहीं हो पा रहा था, ट्रक उनका बंद था। अब जब ढुलाई जो माल का हो रहा है, माल जो हो रहा है उसमें उनको जानबूझकर वो कीमत नहीं बढ़ा रहे। डीजल की कीमतें बढ़ रही है, इसके कारण माल ढुलाई कर पवन, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $40 प्रति बैरल के आसपास है, और तब इतना ज्यादा इजाफा हो गया है, तो चिंता का विषय जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एलएसी पर तनाव के बीच चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री का बड़ा बयान सामने आया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि तनाव कम करने और डिसएंगेज करने के लिए चीन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एलएसी के अपनी तरफ वापस चला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि चीन को एलएसी पार कर भारत की तरफ आने और निर्माण कार्य करने की अपनी कोशिश को बंद करना चाहिए, जो एलएसी पर तनाव कम करने का एकमात्र रास्ता है। हमारे साथ डॉक्टर संजीव त्रिवेदी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या खबर मिल पा रही है इसमें? संजीव से हम संपर्क साधते हैं, उस बीच आपको ये खबर एक बार फिर से हम बता देते हैं। ये कहा जा रहा है कि उम्मीद है चीन अपने हिस्से में वापस जाएगा। चीन को एलएसी पार करने की आदत अपनी छोड़नी होगी, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं। और चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री का ये बयान है जो उन्होंने पीटीआई से खास बातचीत में दिया है। यानी एक तरह से ये बात साफ है कि भारत इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि चीन लगातार एलएसी पार करने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए इस तरह के स्टैंड ऑफ होते हैं। स्टैंड ऑफ एक तरह से और ज्यादा गंभीर रूप ले जाता है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हुआ था, और यही एकमात्र तरीका है जिससे कि बातचीत आगे बढ़ पाएगी और शांति बनी रहेगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने उनके इस बयान के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, देखिए। पीएम ने कहा, किसी ने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की। चीन में हमारे राजदूत इससे उलट बात कर रहे हैं। देश को कौन गुमराह कर रहा है, ये सवाल किया है रणदीप सुरजेवाला ने। पिछले कई दिन से इसी बात को लेकर तनातनी हो रही है विपक्ष में और सरकार में कि आखिर जो बात कही थी पीएम ने कहा था कि कोई नहीं घुसा है, और जबकि जितने तमाम बयान सामने आ रहे हैं वो उससे ठीक उलट हो रहे हैं। और सुरजेवाला का निशाना पीएम मोदी के उस बयान पर है, आपको याद दिला दें, जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक के दौरान दिया था, और उसी को लेकर अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा था कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा और ना ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस लगातार उन्हें घेरने में जुटी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का यह आरोप है कि जो बात उस दिन पीएम ने कही थी वो बात सच नहीं है, और उसके बाद जितने भी बयान अलग अलग हलकों से आए हों,
अलग अलग लोगों ने दिए हों, वो यही बात जताता है, चाहे चीनी मीडिया की तरफ से भी आई हो, वो यही बात जताता है कि उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की थी, जिसको पीएम ने साफ नकार दिया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने दिया चीन को तगड़ा झटका। अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों पर अमेरिका ने वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने के बाद चीनी सैनिकों के किए जा रहे अत्याचार के बाद अमेरिका ने यह फैसला किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने ट्वीट में कहा, ट्वीट देखिए उनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के उन अधिकारियों को सजा देने का वादा किया था जो हांगकांग की आजादी छीनने के जिम्मेदार हैं। आज हम यही करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हमने ऐलान किया है कि सीसीपी के उन अधिकारियों को वीजा नहीं मिलेगा जो हांगकांग की स्वायत्तता और मानवाधिकारों को खत्म करने के जिम्मेदार हैं। और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी हांगकांग में चीन के अत्याचार को लेकर चिंता जताई थी। तो अमेरिका की तरफ से बड़ा कदम, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर शिकंजा कसने की कोशिश और उनके जितने अधिकारी हैं उनके लिए वीजा की पाबंदियां लगा दी हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने, भारत विरोधी रुख अपनाए हुए नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब संसद में हिंदी भाषा को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में मचे घमासान और देश में सरकार के खिलाफ जारी गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए पीएम ओली अब उग्र राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। हिंदी पर बैन की मांग के साथ ओली के समर्थक नेपाल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दो वकीलों लोकेंद्र ओली और केशव जुंग ने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर नेपाल की संसद में हिंदी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने हालांकि इस पर तुरंत रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन ओली सरकार और संसद से इस पर 15 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। वहीं हिंदी भाषी सांसदों ने इसका जमकर विरोध किया है। उन्होंने नेपाल सरकार से यह सवाल किया है कि क्या यह सब चीन की शह पर हो रहा है। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे ले, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उबले। रगत, बुद्ध के संतान का रगत नहीं उबलना चाहिए। मेरे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक एक करके नेपाल ऐसी हरकतें कर रहा है जो बिल्कुल यही इशारा कर रही हैं कि चीन की शह पर हो रहा है। साक्षी, समझने की जरूरत पड़ेगी कि क्या ये नेपाल कर रहा है या प्रधानमंत्री ओली कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, नेपाल के साथ हमारे जो संबंध हैं, वहाँ के लोगों के साथ संबंध हैं, तो ऐसे में नेपाल शायद काम नहीं कर रहा है जितना वहाँ की जो सरकार आज की तारीख में वो कर रही है, और वो चीनी की शह पे कर रही है। अब देखिए, इस खबर का एक दूसरा पक्ष ये भी है कि चीनी भाषा जो है वो नेपाल में पढ़ाई जाएगी। मैंडरिन को पढ़ाने के लिए इजाजत है, और वहाँ पर बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कि प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ टीचर रखे गए हैं चीनी, जिन्हें सीधे सीधे तनख्वाह देता है चीन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदी भाषा जो है वो उसके लिए मुश्किल है, और हिंदी भाषा को वहाँ पर प्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि चीन की शह पर वहाँ पर साजिशें जो हो रही हैं, उसी का अगला कड़ी जो है वो है हिंदी भाषा पर बैन करने की एक कोशिश। जी संजीव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आपके सामने, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे आ जाएंगे। यूपी बोर्ड 2020 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम एक साथ जारी करेगा। पुरानी परंपरा तोड़ते हुए इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट प्रयागराज से नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ से जारी होगा। दोपहर 12 बजे लोक भवन में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रिजल्ट जारी करेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए www.upresults.nic.in पर देख सकते हैं, और एसएमएस के जरिए भी 12वीं के छात्र अपना रिजल्ट जान सकते हैं। इसके लिए छात्रों को सबसे पहले मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन अपना कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 12वीं के छात्रों को रिजल्ट चेक करने के लिए UP12 उसके बाद स्पेस अपना रोल नंबर लिखकर टोल फ्री नंबर 56263 पर भेजना होगा। और मेरे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अशोक, ये 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये तमाम तरह की डिटेल्स तो पहले दी जा चुकी हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर आज का दिन बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो और छात्राएं जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में भाग लिया था, कोरोना संक्रमण के दौरान आपको याद होगा बोर्ड परीक्षाओं की जो कॉपियों का मूल्यांकन कार्य था उसमें थोड़ी बहुत देर देखने को मिली थी, लेकिन बाद में सरकार की तरफ से निर्देश किया गया कि जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उनको छोड़कर बाकी सब जगहों पर सेंटर्स में कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। कल देर रात सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि लखनऊ में जो लोक भवन है, जो मुख्यमंत्री का सरकारी दफ्तर है, वहां पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बाकायदा 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम को लेकर सार्वजनिक घोषणा भी करेंगे। इसके अलावा सरकार की मंशा क्या रही बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर या बोर्ड परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर, उसके बारे में भी सरकार के पक्ष को सामने रखा जाएगा। और दूसरी अहम बात, दोपहर 12 बजे जो तमाम सारे 10वीं और 12वीं के छात्र हैं वो अपना रिजल्ट जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर अपना रोल नंबर डालकर भी जानकारी उसकी हासिल कर सकेंगे। सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक बड़ा मकसद ये माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से बोर्ड कॉपियों के मूल्यांकन में थोड़ी बहुत देरी देखने को मिली, लेकिन बाद में जब संक्रमण धीरे धीरे आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाया गया और उसके बाद ये कहा गया कि बोर्ड परीक्षाओं की जो कॉपियां हैं उसका मूल्यांकन कार्य शुरू किया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनकी आगे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस बार इंटरमीडिएट की जो छात्र होंगे उनको डिजिटल हस्ताक्षर जो मार्कशीट है वो ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी, ताकि जो आगे उनको एडमिशन लेने हैं स्नातक में या दूसरी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करना है उसमें उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो अब दोपहर 12 बजे का इंतजार है जब सरकार की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिल्कुल अशोक, अलग तरह का समय है, कोरोना के बाद इस तरह से बोर्ड के रिजल्ट पहली बार सामने आ रहे हैं, तो उसी के मद्देनजर क्या क्या तैयारियां की गई हैं वो सब कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना जरूरी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां एक दिन में 5025 कोरोना के केस सामने आए हैं और 175 मरीजों की मौत हुई है। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,52,765 तक पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 7,106 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 79,815 लोग ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। साथ ही मुंबई में एक दिन में 1297 नए मामले मिलने के बाद कोरोना पीड़ितों की संख्या 72,287 हो गई है। मुंबई में 24 घंटे में 44 लोगों ने दम तोड़ा है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा अब 4,177 हो गया। देखिए, थोड़ी संख्या ज़रूर बढ़ेगी, जुलाई में भी बढ़ सकती है, अगस्त में भी बढ़ सकती है, लेकिन संख्या बढ़ने से भी ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा फैटल्टी रेट हमारे ख़ास तौर पर न बढ़े, फैटल्टी न हो, यानी पेशेंट की डेथ न हो। ये हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है और उसको हम मद्देनज़र रखे हुए हमारी स्ट्रैटेजीज़ और प्लानिंग कर रहे हैं। उसका प्रिपेयर्डनेस के लिए हमारे आईसीयू बेड्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर्स में मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं अभी माननीय हमारे पवार साहब को भी कल ये तो हो गई राजनीतिक बात, लेकिन इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे समझते हैं कि इंद्रजीत, एक बात बताइए, ये इतने ज्यादा केसेस जो बढ़ रहे हैं ये इसका कारण क्या बताया जा रहा है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका कारण यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी गई और मुंबई के आसपास लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि पूरे महाराष्ट्र में जो संख्या है वो बढ़ रही है। हालांकि मुंबई पे जो प्रशासन का पूरा फोकस था, इसलिए शायद मुंबई थोड़ा कंट्रोल में है। हालांकि मुंबई में भी आज आंकड़े बहुत कम नहीं है, 1200 से ज्यादा मामले हैं, 1297 मामले हैं, लेकिन मुंबई के जो आसपास के इलाके हैं, खासकर थाने जिले की बात करें, वहां पे सभी महानगर पालिकाओं में बहुत तेजी से जो कोरोना के केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुंबई के अलावा जो महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि उसने टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ा दी है। यही कारण है कि ये जो पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं और उसने जो गंभीर केसेस हैं वो ज्यादा नहीं है, इसलिए कंट्रोल करने में प्रशासन को आसानी होगी, ऐसा प्रशासन का दावा है। लेकिन सबसे दिक्कत यही है कि इतनी बड़ी संख्या में 5,000 का आंकड़ा छू जाना और 5,000 के ऊपर चला जाना कहीं न कहीं ये प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि जिस तरह का मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में नहीं है और ये केसेस अब मुंबई के अलावा ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी इंद्रजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।